नमस्कार, मैं विनय द्विवेदी हूँ। आपका स्वागत है खरी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर और आज हम चर्चा करेंगे कल जो कोरोना को लेकर बाबा रामदेव ने जो दवाई पेश की है और ये कहा है कि दुनिया के लिए ये उनका उपहार है। इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करने के लिए जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट और पत्रकार सौमित्र रॉय जी हमारे साथ हैं। आप लोग उनको फेसबुक, ट्विटर पे काफ़ी फॉलो करते होंगे, देखते होंगे। वो इस पूरे दौर में लगातार जो सरकार की नीतियाँ हैं उनको लेकर बहुत ही मुखर रहे हैं। सौमित्र राय जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। सौमित्र जी मैं सीधा सवाल आपसे करता हूँ कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे चैनलों पर बहुत देर तक लाइव चली है बाबा रामदेव की, पतंजलि लिमिटेड की और उन्होंने जो दावा किया है कि कोरोना की उन्होंने कोई दवाई बनाई है कोरोनिल करके और जैसे ही वो दवाई का टीवी पर खबर आई उसके बाद से शायद लोगों ने बहुत से लोग एकाएक उम्मीद जगा बैठे होंगे। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद आयुष मंत्रालय ने बाबा रामदेव को एक झटका दिया। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, ये सिर्फ कल का जो लाइव हो रहा था, ये सिर्फ कल की बात नहीं है। बीते एक हफ्ते से जो समाचार पत्र माध्यम है और उसके अलावा टेलीविजन चैनल है, वहां पे बड़ा प्रायोजित सा एक कैंपेन चल रहा था और वो कैंपेन इस तरीके का था कि बाबा रामदेव की जो पतंजलि है वो कोरोना वायरस के पूरे इलाज में कोई क्रांति लेकर आ रही है। दुनिया में इस तरीके का पहली बार कोई क्रांति लेके आ रही है और इसका इलाज का दावा किया गया। वो पूरा दावा जो बाद में आयुष मंत्रालय ने जो बात कही, जो एडवाइजरी दी, वो पूरा दावा सिर्फ 100 लोगों के ऊपर सैंपल टेस्ट के ऊपर केंद्रित है। 100 लोगों के ऊपर जो पतंजलि का कहना है कि हमने 100 लोगों पर उस दवा का टेस्ट किया और 69% लोग जो है वो 3 दिन में ठीक हो गए और 100% लोग अगले एक हफ्ते में ठीक हो गए। दावा ये किया जा रहा है कि कोरोनिल टैबलेट खाने के बाद 14 दिन में कोरोना वायरस से मुक्ति मिल जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहला सवाल है कि वो दवा बनी कैसे, कहां पे उसका टेस्ट हुआ, किन हालात में, किन प्रोटोकॉल के तहत उसका टेस्ट हुआ, क्या इस टेस्ट के लिए आयुष मंत्रालय और भारत सरकार से इसकी परमिशन मांगी गई थी, क्लिनिकल ट्रायल किसके ऑब्जर्वेशन में हुआ, क्या ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑब्जर्वेशन में हुआ, इसका पूरा डेटा कहां है, इसका पूरा रिकॉर्ड कहां है, ये पूरी रिसर्च की रिपोर्ट कहां है, कोई पता नहीं है। लेकिन प्रायोजित रूप से मीडिया के द्वारा पतंजलि कंपनी एक पूरा कैंपेन चला रही है और उस कैंपेन में ये कह दिया गया कि ये देखिए ये दवा है, इसको आप खाइए, 14 दिन में आप कोरोना से आपको जो है पूरा निजात मिल जाएगा। ये भारत में ही हो सकता है, ये भारत में ही हो सकता है जहां आईसीएमआर जैसी एक संस्था है, जहां पे डब्ल्यूएचओ जैसी संस्था है जो ये पूरे कोरोना महामारी पे जो पूरा प्रोटोकॉल है, जिस तरीके से भी इलाज हो रहा है, एक मरीज को कोई भी दवा दी जा रही है उसका एक प्रोटोकॉल है। वो प्रोटोकॉल डब्ल्यूएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उसको तैयार किया है और आईसीएमआर भारतीय यूनियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, वो भारत में इस पूरे इलाज की प्रक्रिया की निगरानी कर रही है। उसको बाईपास करके एक कंपनी, पतंजलि जैसी कंपनी, वो एक दवा लेके आ जाती है। ये भारत में ही हो सकता है और मैं मानता हूं इसके पीछे सुनियोजित साजिश है, इसकी जांच होनी चाहिए। आयुष मंत्रालय ने जो भी यहाँ पे एडवाइजरी जारी की उससे बिल्कुल नहीं चलेगा। किस तरीके से यहाँ पे जयपुर में और यूपी में टेस्ट हुआ, ये टेस्ट मध्य प्रदेश में भी, भोपाल में भी ये करने की कोशिश की गई थी। इंदौर के कलेक्टर ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए थे। इस पे सोशल मीडिया में बहुत हंगामा हुआ और उसके बाद में आदेश वापस लेने पड़े। तो इस तरीके का जो पूरा पिछले दरवाजे से जो ये टेस्टिंग हो रही है, ये जानलेवा है और भारत सरकार को इसकी पूरी जांच करनी चाहिए कि ये क्यों और कैसे हुआ और इसके पीछे जिम्मेदार लोग कौन है। सौमित जी, आपदा में अवसर, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है और आह्वान है और बाबा रामदेव जी और नरेंद्र मोदी जी की जो नजदीकियां हैं वो जग जाहिर हैं।
तो ये जो आपदा आई, मैं इसके विस्तार में भी जाऊंगा। बाबा रामदेव जो है पिछले तकरीबन 2 साल से जो आर्थिक रूप से बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, क्योंकि पतंजलि का जो प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट की बिक्री में भी गिरावट आई है। इसके विस्तार में हम जाएंगे, लेकिन अभी हमारा सीधा सवाल ये है कि कहीं बाबा रामदेव ने प्रधानमंत्री जी के आह्वान आपदा में अवसर की तलाश तो नहीं करने की कोशिश की? बिल्कुल, ये आपदा में अवसर सिर्फ पतंजलि के लिए नहीं है, ये भारत सरकार के लिए भी है। और पीएम केयर्स के जरिए जिस तरीके का भी जो मामला गड़बड़ झाला है और वो विश्वसनीयता की कमी है, उसमें प्रधानमंत्री भी सीधे सवालों के घेरे में है। ये बिल्कुल फैक्ट है, सिर्फ सिर्फ पतंजलि का मसला नहीं है। ठीक है कि पिछले 2 साल से लगातार पतंजलि का पूरा जो मार्केट है वो ढलान पे है, और ये कोरोना वायरस के समय में पतंजलि ने यही सोचा होगा कि भाई एक दवा हम इसको निकाल देते हैं, सरकारी संरक्षण तो हमको प्राप्त है ही है। 68,000 करोड़ रुपए का जो पूरा कर्ज माफी हुई है, उसमें रुचि सोया कंपनी भी उसमें फायदे में रही है। आज उसके वो जो पतंजलि ने जिसको रुचि सोया को खरीदा है, वो रुचि सोया का शेयर आज 3000% जो है ऊपर चढ़ गया है। तो इसी का फायदा उठाते हुए क्यों ना जो है एक दवा हम दुनिया के सामने पेश कर देते हैं। सरकारी समर्थन से वो चल गया, कुछ राज्यों ने उसको प्रायोजित कर दिया, अपनी तरफ से समर्थन दे दिया, तो हमारे जो है वो कल्याण हो जाएगा। जो भी हमारी गिरावट, जो भी नुकसान हुआ है कोरोना के समय पे भी और उससे पहले भी पिछले 2 साल में, वो सब एक झटके में पूरा हो जाएगा। तो बिल्कुल आपदा में अवसर तो है ही है ये। सौमित जी, इसी से जुड़ी हुई बात है कि प्रधानमंत्री के साथ जो बाबा रामदेव के जो संबंध हैं वो जग जाहिर हैं, और जो कल आयुष मंत्रालय ने जिस तरीके से पतंजलि के साथ जो ट्रीटमेंट किया, बहुत सख्ती के साथ उन्होंने जो है दस्तावेज मांगे हैं, मतलब जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया पे आयुष मंत्रालय ने जो कल काम किया उसकी तारीफ होनी चाहिए। उन्होंने शानदार तरीके से वो बहुत सारी चीजें उनसे मांगी हैं। उसके साथ ही उत्तराखंड की सरकार ने भी उनसे कुछ लाइसेंस से संबंधित जानकारी मांगी है। तो जब जो है बाबा रामदेव के खास मित्र इस समय देश का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे में उनके साथ जो ट्रीटमेंट केंद्र सरकार का एक विभाग कर रहा है, इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? कहीं पर्दे के पीछे कोई संबंधों में शिथिलता जैसी कोई चीज तो नहीं दिख रही? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, अगर अभी WHO नहीं होता, अगर ICMR नहीं होता, तो शायद इस तरीके का कोई एडवाइजरी या इस तरीके का कोई कार्रवाई पतंजलि के साथ में नहीं होती। ये सिर्फ इतना है कि ये चूंकि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन है, और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा कोरोना वायरस का जो टीके का जो पूरा मसला है और उसकी वैक्सीन का मसला है, वो उसके पीछे एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल फार्मा लॉबी लगी हुई है। बड़ी बड़ी कंपनियां, पतंजलि उनके आगे कुछ नहीं है। 8,000 करोड़ की पतंजलि फार्मा जो है वो उसके आगे कुछ नहीं है। ये लाखों करोड़ रुपए का जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो इस तरीके की वैक्सीन और दवा लाने की कोशिश में है। ये दबाव तो है, देखिए बहुत साफ दबाव है सरकार के ऊपर कि ये इस तरीके से फर्जी, इसको मैं फर्जी दवा कहता हूं, इस तरीके से नकली दवा लेके लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। तो भारत सरकार, लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि जब ये रिसर्च हो रहा था, जब ये ट्रायल हो रहा था, जयपुर में हो रहा था, ये अपना यूपी में हुआ, उसके अलावा ये जो ट्रायल जब ये हो रहा था, तो उस समय आयुष मंत्रालय और भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय ICMR क्या कर रहा था? अब जब दवा बन गई, पतंजलि जब आके टेलीविजन चैनल पे जब आके बाबा रामदेव वो भारत को वो दवा दे रहे हैं, उसके बाद में ये एडवाइजरी जारी करने का कोई औचित्य नहीं बनता। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, मेरा कहना है जी। सौमित जी देखिए, उसका आयुष मंत्रालय का साफ कहना है कि उनको पतंजलि ने इस संबंध में कोई जानकारी ही नहीं दी। तो इसका मतलब ये है कि बाबा रामदेव ने, उनकी कंपनी ने
सरकार को और जो नियम कायदे हैं उनको ताक पर रखकर, उनको परे रखकर ये सारा प्रोसेस किया, और ये जो कोरोना का डर है, इस डर में जो है अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने की ये कोशिश की? देखिए, जो बालकृष्ण हैं, जो 99% से ज्यादा शेयर के मालिक हैं पतंजलि के, जी जी। बालकृष्ण ने आज ये दावा किया है कि हमने आयुष मंत्रालय को सारी जानकारी दे दी थी। पहली बात, ये सरकार का एक कहना है कि हमें जानकारी नहीं मिली, और इधर पतंजलि का कहना है कि हमने सारी जानकारी दे दी थी। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो पूरा जो ट्रायल हुआ है, ये पूरा ट्रायल जो है, ये ट्रायल किस आधार पे हुआ है, क्या सैंपल्स हैं, किसके ऑब्जर्वेशन में सैंपल हुआ है, क्या ट्रायल के लिए क्या प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया गया है, क्या नियम प्रक्रिया अपनाई गई है, कितने सैंपल लिए गए हैं, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है क्या? ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में आप कोई भी कंपनी, ये तो फिर वही हो गया कि सड़क किनारे तंबू लेके जो बैठे रहते हैं, एक माइक लेके वो चिल्लाते रहते हैं कि ये जड़ी खाइए, वो जड़ी खाइए, कैंसर ठीक हो जाएगा और आपका बीपी ठीक हो जाएगा। उनके और पतंजलि में क्या फर्क है? तो यही तो बात है सौमित्र जी, कि पतंजलि और बाबा रामदेव जो हैं, बाबा रामदेव और विवाद जो है वो हमेशा जो है साथ चले हैं। कोई पहली बार बाबा रामदेव को लेकर नहीं है, वो आचार्य के पासपोर्ट को लेकर विवाद है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन बाबा के जो दावे थे, बाबा ने कहा था कि वो मल्टीनेशनल कंपनीज को कपाल भारती करवा देंगे। उसके बाद राइटर्स की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि बाबा रामदेव ने 2016 में ये दावा किया था कि उनकी कंपनी जो है बहुत जल्दी 20,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर की कंपनी होगी, पतंजलि आयुर्वेद। और हुआ ये कि इसी दौरान वो जो है 8,100 करोड़ पे आ गए, और उसके बाद जो है 2019 में उनकी 9 महीने की बिक्री ही 4700 करोड़ रुपए की रह गई। और जो तमाम सारे रिसर्च आए हैं गांव ग्रामीण इलाकों में जहां इनका बड़ा बेस था, वहां भी और शहरों में भी बड़े पैमाने पे इनकी बिक्री में गिरावट आई है, और उसके पीछे जो है गुणवत्ता भी एक बड़ी वजह है। क्या कहेंगे इस पूरा जो इनका अर्थशास्त्र है पतंजलि का, और उनका जो नेटवर्क है, 47,000 तो इनके पास स्टोर्स हैं, क्या कहेंगे ये एक धक्का है पतंजलि को? बिल्कुल धक्का तो है, और पिछले 2 सालों से ये धक्के पे धक्के ही खा रहे हैं। इसके पहले उन्होंने कहा था कि हम जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है उसको हम पछाड़ देंगे। जागरण में एक दिन पहले की खबर है दैनिक जागरण में कि भाई 25,000 करोड़ रुपए तक इस साल के अंत तक इनका टर्नओवर हो जाएगा, अगले 5 साल में 50,000 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। किस आधार पे ये दावे कर रहे हैं? 2019 का अभी तक उन्होंने कोई अपना जो रिजल्ट है कंपनी का वो नहीं दिया है। 2019 का अभी तक नहीं दिया है, 2020 चल रहा है। तो जब कंपनी का अपना ही जो रिजल्ट है वो अगर वो नहीं दे रहे हैं तो किस आधार पे ये दावा कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, जो ये जोड़ के देखते हैं रुचि सोया के साथ में, ठीक है, और रुचि सोया का इनका कहना है कि ये 13,000 करोड़ का ग्रुप है, पतंजलि के बारे में इनका कहना है 12,000 करोड़ का वो ग्रुप है, दोनों मिला के 25,000 करोड़ हो जाते हैं। जो इनकी डिटेल्स है अभी आई नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि बाबा रामदेव बहुत जल्दी जो है उड़ान भरने के लिए बहुत आतुर है, बेताब है। उन्होंने कई मोर्चे खोल दिए हैं। बाबा रामदेव फटी जीन्स भी बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये एफएमसीजी में जो है बिस्कुट से लेके नूडल्स से लेके हर चीज बनाते हैं ये। तो मेरा ये कहना है कि एक तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो भी जो दवाओं का जो स्टॉकिस्ट है वो तो गांव तक है, मैं समझता हूं और मैं जानता भी हूं, लेकिन जो एफएमसीजी का जो पूरा आपका जो सप्लाई चेन है वो पूरी की पूरी तरीके से ध्वस्त है। और जो उन्होंने 1-2 स्टोर्स खोले हुए हैं कुछ शहरों में, कुछ 12-13 शहरों में स्टोर्स खोले हुए हैं जो एफएमसीजी और गारमेंट्स के, वो चल नहीं रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि उनकी एक्सपर्टीज कहां पे है? उनकी एक्सपर्टीज अगर दवा बनाने में है तो उनको दवा बनाने में फोकस करना चाहिए। आटा, नूडल, ये सब बना के जो है उन्होंने अपने आप को खुद ही घेर लिया है। और ये अगर ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है हम आप जो है अपना ये हिंदुस्तान यूनिलीवर को हम हरा देंगे और भारत की सबसे नंबर 1 एफएमसीजी कंपनी बन जाएंगे,
ये पॉसिबल नहीं है। सौमित जी देखिए, असल में बाबा जहाँ होते हैं वहीं से तो विवाद शुरू होते हैं, तो वो तो साथ लेके चलते हैं, शायद उनकी जो है टीआरपी है, न्यूज चैनल भी उनको जो है इसी तरह से लेते हैं कि कोई ना कोई खबर बाबा दे देंगे, तो बाबा जो है न्यूज क्रिएटर भी हैं वो और वो जानते हैं उनकी जो ब्रांड वैल्यू है न्यूज के सेंस में, वो जानते हैं। लेकिन अभी 2 साल के अंदर जिस तरीके से हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भी जो है आयुर्वेद प्रोडक्ट में जिस तरीके से कदम रखा है, उसके बाद, और HUL चूंकि एक रेपुटेटेड कंपनी है FMCG के क्षेत्र में हिंदुस्तान में, तो जब HUL भी जो आयुर्वेद में गई है, उनके प्रोडक्ट आयुर्वेद के बहुत सारे आ रहे हैं, उसने भी बाबा को नुकसान किया। इसके बाद नोटबंदी, ये भी कहा जाता है कि पतंजलि के लिए नोटबंदी भी एक अभिशाप हुई और GST भी एक अभिशाप हुई। तो बाबा रामदेव के दोस्त की सरकार की नीतियों की वजह से ही बाबा रामदेव का साम्राज्य ये ठहरा है क्या? अब देखिए, दोस्ती और वो सारी चीजें अपनी जगह पे है। बाबा रामदेव ने इसके पहले दावा किया था कि भाई उनके दोस्त, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो उनके दोस्त जब सरकार में आ जाएंगे तो पेट्रोल 35 रुपए लीटर बिकेगा पूरे भारत में, ये काला दावा धन उन्होंने इतना आ किया था। जाएगा आज, बाबा। हाँ, आज भी इतना वो उनको कोट किया जाता है। और काले धन को लेके भी उन्होंने कहा था कि सारा काला धन जो है वो भारत आ जाएगा और लोग मालामाल हो जाएंगे। ये सारे दावे उन्होंने किए। वो देखिए, बाबा रामदेव खुद को वो योग गुरु मानते हैं, लेकिन वो राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं। ये बाबा रामदेव है कौन? मेरा सीधा सवाल है। बाबा रामदेव एक योगाचार्य अगर है तो उनको योगाचार्य की तरह से या एक संत की तरह से ही काम करना चाहिए। पीछे जो उनकी बिल्कुल कंपनी है पतंजलि, वो बालकृष्ण चलाते हैं। वो बालकृष्ण 99% से ज्यादा शेयर के मालिक है। ठीक है, तो बाबा रामदेव का पतंजलि से कोई सीधा सीधा संबंध नहीं है, लेकिन बाबा रामदेव फ्रंट में है। वो लाइजनिंग करते हैं, जिसको विशुद्ध हिंदी भाषा में कहते हैं दलाली। वो दलाली करते हैं सत्ता के साथ में। अपना अपना नेटवर्क जो है वो बना के रखते हैं ताकि फायदा उनकी कंपनी को पहुंचे। वो खुद गेरुआ वस्त्र धारण करके और एक लंगोटी पहन के उछल कूद करते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो क्या करते हैं? वो अपने बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए उनका नाम कई बार लाला रामदेव भी कहा जाता है। तो और ये दोस्ती, तो ये हाँ, ये दोस्ती जो एक है वो, तो ये दोस्ती जो है, बिल्कुल। ये दोस्ती ये कैसे, क्या उसमें उतार चढ़ाव हो रहे हैं, क्या ऊपर नीचे हो रहा है, इसमें अगर हम ना जाएं। लेकिन जो मेरा जो मूल सवाल है, वो सवाल विश्वसनीयता का है। जो आप ये कह रहे हैं कि पिछले 2 साल से पतंजलि के साथ में विश्वसनीयता का संकट रहा है, इसके कारण से उनकी जो आमदनी है वो लगातार घटती गई है। आज फिर जो कल जो हुआ और जिस तरीके से कोरोनिल का टैबलेट वो लेके आए और भारत सरकार ने इस पे ऑब्जेक्शन लिया, उनकी विश्वसनीयता फिर से खतरे में आ गई है। और ये विश्वसनीयता हाँ जब ये खतरे में आती है तो इसका असर सिर्फ दवाओं पर नहीं होता, इसका असर पतंजलि की जो FMCG की जो पूरे उत्पाद है उस पर भी होता है। हाँ, ब्रांड पर भी होता है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि ये वही बाबा रामदेव हैं जिन्होंने ये कहा था कि काला धन नरेंद्र मोदी जी लाएंगे, उसके बाद पेट्रोल 35 रुपए लीटर बिचेगी। और इस समय पेट्रोल के जो दाम हैं वो 87 रुपए प्रति लीटर से भी ज्यादा है। मैं भोपाल की बात कर रहा हूँ, तो पेट्रोल का क्या हाल है वो अलग बात है। अब जब मीडिया सवाल करती है रामदेव से, तब वो मुंह छिपाकर भगते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आखिर में पेट्रोल के दाम इतने हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे, आप क्यों नहीं आंदोलन कर रहे, तो ये स्वाभाविक है। ये एक उनका अलग तरह का व्यापार है जो वो करते हैं। लेकिन सौमित जी, फिर से मैं वही वापस लौट रहा हूँ कोरोनिल पर, कि बाबा रामदेव ने जो प्रक्रिया अपनाई, जैसे भी दवा बनाई, वो कानूनी प्रक्रिया में फिर से फंस गए हैं। फिर से कानूनी प्रक्रिया में फंस गए। इससे पहले वो जमीन के मामलों में फंसे हैं और बहुत सारे मुकदमे पतंजलि के साथ जो है चल रहे हैं। मेरा कहना ये है कि बाबा रामदेव जिस तरीके से पतंजलि को लेकर विस्तार की बातें करते हैं, रुचि सोया वाला आपने एपिसोड बताया है ऑलरेडी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो विश्वसनीयता उन्होंने जो है कैश कराई व्यापार में इस हिंदुस्तान के अंदर, जो उनकी विश्वसनीयता थी, उन्होंने उसको व्यापार में जिस तरीके से कैश कराया, उसमें जो गिरावट उनके अगर टर्नओवर में आई है, बिक्री में आई है, तो इसका सीधा सा मामला ये है, एज ए ब्रांड बाबा रामदेव
की विश्वसनीयता भी तेजी के साथ गिरी है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल गिरी है। 14 साल पुरानी कंपनी है, 2009 से इसका लॉन्चिंग हुआ है, आज 2020 है, इसका मतलब 11 साल हो रहे हैं इस कंपनी को। इस 11 साल में आप देखिए 2014 के बाद से क्या प्रोग्रेस किया है। मैं अगर बात करूं 2016-17 की, 2016-17 में भी ये पतंजलि कंपनी 21% की रफ्तार से ऊपर बढ़ रही थी, 21%। लेकिन 2018, 2017, 2019 का तो अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो 2017 और 2018 ये दोनों में ये दोनों सालों में कंपनी नीचे ढलान पे आ गई। लेकिन ये जो पूरा तिलिस्म है पतंजलि का, ये कैसे रचा गया, ये आप अगर देखें कि पतंजलि कितना विज्ञापन पे खर्च करती है, आप तमाम अखबारों पे देखिएगा, आप तमाम टेलीविजन चैनल पे देखिएगा, एड स्पेस, एक एक एड स्पेस, चाहे वो प्राइम टाइम का हो या चाहे वो कोई भी कोई बहुत पॉपुलर सीरियल हो, एड स्पेस तुरंत जो है पतंजलि का बुक होता है। 571 करोड़ रुपए 571 करोड़ रुपए पतंजलि ने 2017 में खर्च किए और ये रिकॉर्ड में है। तो 571 करोड़ रुपए साल भर का, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का इनका प्रचार है। तो ये जो पूरा जो तिलिस्म है वो बाबा रामदेव के द्वारा रचा जाता है। ये एक पूरा काल्पनिक तिलिस्म है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। और अब जाकर जो ये विश्वसनीयता की जो बात आई है, तो ये विश्वसनीयता प्रभावित तो हुई है, लेकिन इसके बाद फिर से जब ये 2 साल का जो पूरा जो विज्ञापन कम इन्होंने दिए हैं, इसके पहले तो वो नंबर 3 और नंबर 6 पे थे अगर विज्ञापन दाताओं की बात करें तो। ये पिछले साल की बात है जब बालकृष्ण से पूछा गया कि भाई आपका विज्ञापन बहुत कम आ रहा है, उन्होंने कहा कि नहीं, 2020 में हम बहुत एक धमाके के साथ में फिर से हम विज्ञापन की दुनिया में एंट्री करेंगे। तो ये कोशिश यहां से उन्होंने शुरू की थी कोरोना काल में, लेकिन वो ध्वस्त हो गई क्योंकि उन्होंने सारे जो नियम कायदे हैं उसको ताक पर रखकर, उनको अगर ये लग रहा था कि कुछ मित्र मेरे दोस्त हैं और वो दोस्त मुझे संरक्षण देंगे और मेरे जो प्रोडक्ट को, मेरे बाजार को बढ़ाएंगे, तो शायद यहाँ पे कुछ मामला जमा नहीं, और शायद दोस्तों को भी शायद उनका जो दोस्ती का हक है वो भी शायद नहीं मिला। तो बाबा रामदेव और विवादों के बीच जो पूरा मीडिया में कल आपने जो एक शो देखा, पतंजलि शो जिसको कह सकते हैं, उस शो पर ही हम लोगों ने चर्चा की कि आखिर में बाबा रामदेव किस तरीके से एक आपदा में अवसर तलाश रहे हैं और फिर से एक मुसीबत उनके गले पड़ गई। और इस बार जो मुसीबत हुई है उनकी दोस्त की सरकार के एक विभाग की ओर से हुई है। तो सौमित्र राय जी, आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ रहने के लिए। खरी न्यूज यूट्यूब सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम फिर से एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने आएंगे। शुक्रिया।